जय हिंद साथियों, आज के इस टॉपिक का विषय है पे कमीशन वेतन आयोग क्यों गठित किया जाता है, गठन, कार्यशैली, इतिहास, 8 CPC, केंद्रीय कर्मचारी, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सुरक्षा बल, सभी का लेवल है 7वें CPC के अनुसार तथा रैंक के अनुसार अनुमानित जितने फैक्टर्स हैं वो चाहे 3 यूनिट के अनुसार हो चाहे 3.6 यूनिट के अनुसार, सारे के सारे फैक्टर्स और कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मिलता रहेगा आपको समय समय पर हर एक प्रकार की जानकारी बिना किसी उसके रुकावट के आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि पे कमीशन का गठन क्यों किया जाता है। तो साथियों, पे कमीशन का गठन आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलप करते रहते हैं। तो अगर पे कमीशन को गठित नहीं किया जाएगा और समय समय पर कर्मचारियों की पेंशन और वेतन भत्तों में अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो कर्मचारी आम जनता से, जो कि दूसरे बिजनेसमैन हैं, औद्योगिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं पर प्राइवेट काम कर रहे हैं, उन सब से उनका रहन सहन, उनकी कार्यशैली, उनका जीवन यापन और उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब उनको पीछे रह जाएंगे। और फिर ज़रूरी बात है कि किसी भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता ज़रूरी है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है, प्रेरित होना ज़रूरी है किसी कार्य के लिए। जब तक आदमी किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं होगा तब तक वो ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। और प्रेरित होने के लिए, प्रेरणा के लिए सबसे अच्छा स्रोत है पैसा, क्योंकि जब आदमी को पैसा दिखा देता है तो उसको अपने आप उसके अंदर मोटिवेशन आता है, प्रेरणा आती है। तो इसलिए समय समय पर केंद्रीय कर्मियों को, उनके पेंशनर्स को समय के अनुसार उन्नति करते रहना और उनका जीवन स्टैंडर्ड को ऊपर करते रहना, यही कारण है कि समय के अनुसार पे गठन वेतन आयोग का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि बिना वेतन आयोग के ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किस कर्मचारी को कितनी आवश्यकता है अभी पेंशन की, उसको वेतन की, उसको लिविंग स्टैंडर्ड की, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने की, उसको घर मकान बनाने की, उसको समाज में एक सम्मानपूर्वक जीने की कितने पैसों की आवश्यकता है। तो वो सब वेतन आयोग वही ये निर्धारित करता है कि भाई किस कर्मचारी को कितना सैलरी की आवश्यकता है, कितने उसके पेंशन की आवश्यकता है। फिर वो कैसे निर्धारित करता है, वो सभी जगह जाके सर्वे करता है और सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है। उनके एक आवश्यक चीज़ें होती हैं, एक मनुष्य की आवश्यक जीवन शैली के लिए, रहने सहने के लिए, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार उनके ऊपर वो उनका मूल्य निकालता है। और फिर उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के पास किस प्रकार के उसको पेमेंट करने के लिए सरकार कितनी सक्षम है उससे बात करता है। उसके बाद वो निर्धारित करता है कि किस प्रकार से इनका वेतनमान निर्धारित किया जाए। तो इस प्रकार से पे कमीशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है गठन। पे कमीशन का गठन ये आप देखते हो कि पे कमीशन का गठन ये भारत सरकार करती है। और यूँ कहो कि ये राष्ट्रपति के नाम से होता है, क्योंकि द गजट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कमीशन के सदस्य होते हैं उनका गठन किया जाता है गजट ऑफ इंडिया के अंदर, भारत के राजपत्र के अंदर। और भारत का राजपत्र छपता है, जो केंद्रीय सरकार का जो राजपत्र छपता है वो राष्ट्रपति के
हस्ताक्षर होते हैं उनके नाम से छपता है, और जो राज्य सरकार का छपता है वो राज्यपाल के नाम से छपता है। तो इस प्रकार से जो है जो भी गठन होता है वो उनके नाम से होता है। तो उनका जो है सदस्य जो गठित किए जाते हैं, ये भारत सरकार जो है अपने केंद्रीय आयोग के गठन को निर्णय लेती है। और ये 7वें वेतन आयोग का जो है 25 फरवरी 2014 का ये राजपत्र भारत का गजट ऑफ इंडिया के अंदर इनका नाम छपा हुआ था। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से छपते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, न्यायमूर्ति जो भी होगा सरकार उसको निर्धारित करती है, और सदस्य होते हैं इसमें 1 2 3 इसमें सदस्य थे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार सचिव है, 2 सदस्य हैं और एक सचिव है, और एक जो है ये अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से जो इनका गठन किया जाता है। फिर जो है ये काम करते हैं किसके ऊपर, फिर ये काम करते हैं जो TOR, बार बार आपको वीडियो में सभी लोग बता रहे हैं कि TOR सौंप दिया, कि जो है NCJSM ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए TOR सौंप दिए। आपको पता है 10 तारीख को सौंपे थे। उसके बाद जो है पेंशनर्स के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए TOR सौंपे गए। किसने सौंपे हैं? जो सबका संघर्ष समिति ने। उसके बाद जो है ये जो हमारे सिक्योरिटी बल्स हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी उन्होंने अपने अपने TOR सौंपे हैं। तो इस प्रकार से सभी के TOR जो है सौंपे गए हैं। पेंशनर्स के लिए भी सौंपे गए हैं, कर्मचारियों के लिए भी। अब यह है TOR नंबर 1 पे देखो, यह है आयोग के विचार विषय निम्नलिखित होंगे। ये सारे के सारे TOR हैं, जो विचार विषय हैं, ये सारे के सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जो सौंपे जाते हैं। सरकार सभी भागों से लेकर के और उनको आयोग को देती है कि आपने इनके ऊपर काम करना है, इस प्रकार से काम करना है। तो जो है ये है कर्मचारियों को निम्नलिखित कर्मियों के संक्षेप में उन सिद्धांतों के लिए जो है वो परिवर्तन करने के लिए जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना, सिफारिश करना, ये आयोग का काम होता है, ठीक है नहीं। तो आयोग इनके ऊपर काम करता है। तो सारी चीज़ों के ऊपर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है कौन कौन आते हैं। और उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, राज्य से संबंधित कर्मचारी, शिक्षा से संबंधित जो भी है, और सेना से संबंधित अर्धसैनिक बल, और सारे जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी इनके अंदर आते हैं। और फिर इस प्रकार से ये अपना कार्य सुचारू रूप से इसके अनुसार करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो है उन सिद्धांतों के ऊपर परिवर्तनों की जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं, उसके बाद में और उनको सिफारिश करते हैं लागू करने के लिए। तो इस प्रकार से जो पे कमीशन जो है अपना कार्य करता है। अब जो है पे कमीशन कब से बैठना शुरू हुआ है, इसका इतिहास क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा नज़र डालते हैं। तो ये जो है हमारा पे कमीशन जो है, सबसे पहला पे कमीशन बैठा था फर्स्ट CPC 1946-47 में, जिस समय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रखी गई थी 55 रुपया, जो मिनिमम सैलरी, मिनिमम है सारा। उसके बाद उसके लेवल ग्रेड के अनुसार बढ़ता चला जाता है। तो मिनिमम सैलरी हुई थी उस समय 1946-47 जब देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय एक सरकारी कर्मचारी की मिनिमम सैलरी जो आज 18,000 है, वो जो है उसमें 55 रुपया होती थी, ठीक है नहीं। अब जो है उसके बाद दूसरा पे कमीशन आया 1957 से लेकर 59 तक के बीच में। तो उसमें जो है पे कमीशन उसकी सैलरी को बढ़ा दिया गया, 14.2% सैलरी जो थी उसकी बढ़ा करके, और मिनिमम सैलरी कर दी 80 रुपया, 80 रुपीज़ कर दी उस समय, 80 रुपीज़, ठीक है नहीं। उसके बाद तीसरा पे कमीशन, थर्ड CPC आया 1972 और 73 में, 1972-73 में। तो उसके बाद जो है सैलरी को बढ़ाया गया 20.6 यानी 20.6% सैलरी को बढ़ा करके मिनिमम सैलरी कर दी गई 196 रुपया, जो आज 18,000 रुपया है, उस समय 196 रुपया होती थी। उसके बाद चौथा पे कमीशन आया 1983-86 में। तो उस समय जो है सैलरी बढ़ाई गई 27.6%, और जो मिनिमम सैलरी कभी 55 रुपया होती थी उसको फिर 80 रुपया हो गई, फिर 196 रुपया हो गई, फिर हो गई 750 रुपया, ठीक है नहीं। इस प्रकार से सैलरी बढ़ती रहती है।
उसके बाद 5वां पे कमीशन आया 1994 से 97 के बीच में। तो उस समय जो है 31% सैलरी को बढ़ाया गया और मिनिमम सैलरी कर दी 2550 रुपया। इस प्रकार से छठा पे कमीशन आया 2006 से 8 के बीच में। तो उस समय यहाँ तक जो है कोई फैक्टर नहीं लगाया गया था, यहाँ तक जो है परसेंटेज के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती थी। लेकिन जो है 1900 जब छठा पे कमीशन आता है 2006 और 8 के बीच में, तब से जो है ये फैक्टर शुरू हो गया। उसके बाद जो है ये फैक्टर लगाना शुरू हो गया कि भाई जो है सभी की पेमेंट के ऊपर इतना फैक्टर लगा दो। तो उस समय सभी की पेमेंट के ऊपर 1.86 फैक्टर लगा दिया गया और सैलरी बढ़ी। सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ी थी 6 पे कमीशन में, 54% सैलरी बढ़ी थी एक कर्मचारी की बेसिक पे। उस समय बेसिक पे 2000 से 2500 जिसकी होती थी उसकी बढ़ा करके 7000 कर दी गई थी। तो ये जो है सबसे बड़ी सैलरी बढ़ी हुई थी और उस समय देखो ये 3 गुना सैलरी के लगभग पहुंच गई उस समय, ठीक है नहीं आपको। तो ये जो है उस समय 6 पे कमीशन आया था। उसके बाद आया 7th पे कमीशन, उसमें पे बैंड थे 6 पे कमीशन में, जो पे बैंड थे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से उन पे बैंड को लेवल बना दिए गए 1 से लेकर के 18 तक। 6 पे कमीशन में आपको पता चाहिए पे बैंड 1 था, पे बैंड 2 था, पे बैंड 3 था, पे बैंड 4 था। सब के ऊपर अलग अलग ग्रेड पे होती थी। तो उन पे बैंड को परिवर्तित कर दिया गया 7th पे कमीशन में और उनमें ग्रेड बना दिए, लेवल बना दिए। पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे मैट्रिक्स लेवल 3 और इस प्रकार 18 तक बना दिए। और हमारे सेना के जो पे मैट्रिक शुरू होते हैं थे आर्मी एयरफोर्स नेवी के, वो होते हैं पे मैट्रिक्स 3 से, ठीक है नहीं। तो अब मैं आप उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे चल करके तरतीब से। तो ये जो है उस समय, और उस समय ये किया गया कि सभी का जो लेवल वाइज अनुसार फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि जो पे ग्रेड ABCD कर दिया गया और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कर दिया गया। पे लेवल 1 पे उनके बाद 2.57, फिर 2.67, 2.71, फिर 2.81 इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग लगाया गया। और सैलरी बढ़ी थी उस समय, मिनिमम सैलरी 14.29%, 7000 से बढ़कर हो गई थी 18000। और इस प्रकार से अभी आने वाला है 8th CPC। अब सवाल पैदा होता है कि 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो ये कई चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। कई चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो अभी देखते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर किस चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो ये हैं आपके वेतन लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो है इसमें कौन कौन क्या आ रहे हैं वो मैं समझाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने जो निकाला है ये सारे फिटमेंट फैक्टर लिया हूँ किसके आधार पर। अब पहला फिटमेंट फैक्टर जो है, जो अगर हम सीधा का सीधा 7th पे कमीशन के अनुसार चलते हैं और फैमिली यूनिट उसमें 3 गिना गया था। फैमिली यूनिट का मतलब है 1 कर्मचारी, 1 उसकी वाइफ और 2 उसके बीबी बच्चों को 1 यूनिट माना गया। खाने वाले, खर्च करने वाले, मतलब जो कंज्यूम यूनिट जो थी वो 3 माना गया था। मतलब किसको 3 माना गया, एक तो जो कर्मचारी कर रहा है खुद वो कर्मचारी, दूसरा जो है उसकी वाइफ और तीसरे उसके 2 बच्चे हो सकते हैं। और उन 2 बच्चों को के ऊपर खर्चा जो है 1 यूनिट माना गया, मतलब 1 के बराबर, क्योंकि वो बच्चे हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं और कम जो है उनको इस्तेमाल करना पड़ता है कपड़ों को, तो इसलिए उनको कम खर्चा करके दोनों को 2 बराबर = 1 माना गया। तो इस प्रकार से फैमिली यूनिट माने गए 3। अब अगर हम इसी प्रकार से अगर 7th CPC के अनुसार चलता है, 7th CPC के अनुसार, तो सीधा का सीधा हिसाब है ये फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.92, जो कि वित्त सचिव ने मिनिमम बताया है। और वो मिनिमम इसी आधार पर बताया है कि अगर सरकार जो है ये करती है 14.3 का भी मिनिमम, उतना ही भी अगर बढ़ोतरी करती है तो भी ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 बैठता है, क्योंकि
62% DA, 100% वो 1.62 तो यही हो गया है। उसके बाद 14% जोड़ते हैं इसमें तो ये बैठेगा 85 से 1.92 तक, तो 1.92 इसमें बैठता है। तो और जो वित्त सचिव पूर्व वित्त सचिव है उन्होंने भी मिनिमम फैक्टर 1.92 बताया। तो इस प्रकार से 1.92 के आधार पर ये निकाला गया है। दूसरा है एनसीजीएसएम ने मांग की है कि भाई जो है अभी फैमिली यूनिट होने चाहिए 3.6, क्योंकि कर्मचारी होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उसके माता पिता भी होते हैं, चाहे उसके माता पिता भी साथ में रहते हैं, तो उनको भी 0.6 माना जाए, क्योंकि हो सकता है, तो इसलिए माता पिता को भी 0.6 यूनिट मान करके अभी कंज्यूम यूनिट माना जाए 3.6। अगर 3.6 कंज्यूम यूनिट मानते हैं तो फिर फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.22, फिर फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.22। तो वो भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है। और अगर 2.08 जो है ये बोला है पूर्व वित्त सचिव के अनुसार, क्योंकि उन्होंने बोला है फिटमेंट फैक्टर सरकार जब दे सकती है तो 1.92 से लेकर के 2.08 तक दे सकती है, तो इसलिए 2.08 का भी कैलकुलेशन मैंने निकाल दिया है। और जो है अभी एनसीजीएसएम जो कर्मचारी जो स्टाफ सदस्य की तरफ से जो है एक संगठन है और उनके सचिव हैं श्री गोपाल मिश्रा, तो जो है उन्होंने मांग की है कि हमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 से नीचे नहीं चाहिए, जो कि पिछले पे कमीशन में था, और वो फिटमेंट फैक्टर सबके लिए लागू हो 2.57। तो ये उनकी मांग, तो मैंने वो भी कैलकुलेशन आकर के आपके सामने रख दिया है। तो इस चारों को कैलकुलेशन करने के बाद ये जो है पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं ये पूरा वित्त सचिव के अनुसार था ये। तो इस चारों के चारों कैलकुलेशन करने के बाद में क्या निकल के आता है, तो वो आपके सामने है। ये वेतन, ये जो पेंशन नहीं है ये वेतन है। अगर आपको पता है जब वेतन का पता लग जाता है तो पेंशन तो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि इस पर सिर्फ जो है आप अपनी एमएसपी वो कितनी देगी सरकार वो और जोड़ लेना, बाकी पेंशन तो आपकी इनको 50% आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो ये जो है ऑटोमेटिक पेंशन जो है 50% निकल जाएगी इसमें। तो अब देखते हैं मोटा सा इसमें, अगर लेवल 1 है तो जिसकी कर्मचारी के 18,000 सैलरी है तो 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 34,560, 2.2 से बन जाएगी 39,960, और 2.08 से बन जाएगी 47,440, और 2.57 से बन जाएगी 42,260। इसी प्रकार से लेवल 2 है कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी तो 19,900 है, तो 1.92 से 38,208, 2.2 से 44,178, 2.08 से 41,392 और 2.57 से 51,141। अब लेवल 3 है पे लेवल 7 CPC का है, ये पे लेवल 7 CPC का पे लेवल है ये। अभी क्या करे गवर्नमेंट, उसका पे कमीशन वो बात की बात है। तो अगर ये इसमें आता है पे लेवल 3 में आते हैं हमारे सिपाही, नेवी का सीमैन, एयरक्राफ्ट मैन और सुरक्षा बल के इसी प्रकार से कांस्टेबल वगैरह आते हैं, तो उनकी है 21,700 अभी। और ये जो है इसको 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है तो 41,464, अगर 2.22 देती है तो 48,174, अगर 2.08 देती है तो 45,136, और 2.57 देती है तो 55,769 रुपया मिलेगी। इस प्रकार से लेवल 4 में है नायक है हमारे, लीडिंग एस है, कॉर्पोरेल है, तो ये आर्मी एयरफोर्स के हैं, तो इनको 25,500 मिल रहा है अभी। वेतनमान जो है बेसिक पे है, पेंशन नहीं है, पे है चल रही है ये। तो अगर इनको सरकार जो है 1.92 लगाती है तो 48,960, 2.22 लगाती है तो 51,000, और 2.08 लगाती है तो 53,040, और 2.57 लगाते तो 65,535। इस प्रकार से होगा। अब पे लेवल 5 जो है हवलदार का है, ये मैक्सिमम सर्विस है। हवलदार अब्लिक PT ऑफिसर अब्लिक सार्जेंट, अगर इसमें 1.92 लगाती है तो 56,064, अगर 2.22 लगाती है तो 64,828, अगर 2.08 लगाती है तो 60,736, और 2.57 लगाती है तो 75,044। इस प्रकार से 5A ये आर्मी में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, ये आर्टिफिशियल है,
आर्टिफिशियल है 3rd ग्रेड आर्टिफिशियल, ये नेवी में है, तो इनका जो है 1.92 से 63,936, 2.22 से 73,926, 2.08 से 69,264 और 2.57 से 85,581। इस प्रकार से न्याय सुधार है तो इनकी है 35,400 अभी, और जो है न्याय सुधार चीफ, और उसके बाद नेवी का चीफ पिटिश ऑफिसर और इसका था वारंट वार्ड ऑफिसर एयरफोर्स का, तो उनकी बनेगी 67,968 और 2.22 से 78,588 और 2.08 से 73,632, 2.57 से 90,978। इस प्रकार से जो है 7 नंबर में है 44,900 सूबेदार साहब हैं, तो मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर, उसके बाद वारंट ऑफिसर, ये सारे आते हैं, तो 86,208, 99,678, 93,392 और 1,15,393। इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर के अनुसार अलग अलग बन जाएगी। तो यहाँ था सूबेदार साहब तक। अगर आते हैं सूबेदार मेजर साहब, तो सूबेदार मेजर साहब के लिए आप देख लो कि जो है 47 पे लेवल 8 में आते हैं, ये 47,600 है सूबेदार मेजर। मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर नेवी में, एयरफोर्स में है मास्टर वारंट ऑफिसर, और यूनिट कंज्यूमेशन अगर वो है वो कितना है 6 के अनुसार है ये। तो अगर 1.92 लगाते हैं तो 91,329, 2.22 लगाते हैं तो 1,05,672, 2.08 लगाते हैं तो 99,008 और 2.57 लगाते हैं तो 1,22,232। इस प्रकार से जो है पे लेवल 9 जो है यहाँ पर आर्मी एयरफोर्स नेवी में कोई नहीं है इसका, ये सिविलियन के लिए है। तो सिविलियन के लिए जो है केंद्रीय कर्मचारी 53,100 है, 1.92 से ये फैक्टर बनेगा, 2.22 से ये, 2.08 से 2.57 से ये, और लेफ्टिनेंट साहब का है 56,100, तो नेवी का है सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स का है फ्लाइंग ऑफिसर। तो इसको जो है 1.92 फैक्टर से 1,07,712, 2.22 फैक्टर से 1,24,542 और 2.08 फैक्टर से 1,16,488। इस प्रकार से जो है अगर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब हैं 61,300 और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं, और जो है 1.92 से 1.92 से 1,15,773, 2.22 से 1,36,984 और जो है 2.57 से 1,25,000, 2.08 से 1,25,425 और 2.57 से 1,54,971। तो ये था साथियों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।